तो आइए आज हम लोग ईवीएस का जो हमारा चैप्टर बचे हुए थे उसमें जो थर्ड वाला चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं आज। पहला हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो है, केवल पारिस्थितिकी, उसमें तंत्र नहीं आएगा, जिसको सिर्फ इकोलॉजी कहेंगे। पारिस्थितिकी के जनक कौन है, किन्होंने पारिस्थितिकी को दिया है? अर्नेस्ट हैकल। अब पारिस्थितिकी तंत्र पे आते हैं, इसके जनक कौन है? एजी टांसले। एजी टांसले आप बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको इसमें बहुत अच्छा नोट्स मिल रहा है, लाइन टू लाइन, कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखी हुई है, एकदम सही वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। अब एक होता है हमारा पारिस्थितिकी स्तूप, जिसको हम लोग पिरामिड बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक, तो उसको दिया है चार्ल्स एल्टन ने। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। जो गहन पारिस्थितिकी है उसे अर्नेस्ट नेस ने। अर्नेस्ट नेस ने। अब पारिस्थितिकी तंत्र को जो मापते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर से। किससे? भूमंडलीय हेक्टेयर से। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी पौधा है उसको यूकेलिप्टिस को कहते हैं, इसको सफ़ेदा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा भूमि होती है उससे पूरा जल ग्रहण जो होता है उसको, इसको जल को खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, जल ग्रहण शक्ति इसकी ज़्यादा होती है, तो जो हमारा वाटर लेवल है, जो जल स्तर है, वो नीचे हो जाता है। ठीक। अब जो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित हैं, तो हम सबसे पहले मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण देखते हैं, जैसे कृषि है, तालाब है और नहर है। अब यहाँ पे आपका कुछ स्टैटिक जीके वाले भी पार्ट हैं, जैसे नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को। नहरों का देश पाकिस्तान को। यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिक वाले भी जो वर्ड्स हैं वो भी बताती चल रही हूँ। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है समुद्र और महासागर। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? समुद्र और महासागर। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? वनों का कटाव। इससे हमारी जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो हम लकड़ियों को काट रहे हैं, यही पारिस्थितिकी तंत्रों का संतुलन जो है इससे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अब जो कुछ आपका वन लाइनर है, जैसे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा ही होता है। अगर इसमें ऑप्शन है एक दिशी, बहुदिशी, तो आप किस में लगा दोगे? एक दिशी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो मानव होता है वो कैसा होता है? सर्वाहारी। और सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होती? उत्पादक की। और सबसे कम ऊर्जा किसकी होती? जो अंतिम उपभोक्ता होता है, जिसको अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले इसमें उत्पादक होता है, जैसे कोई पेड़ है उसको सूर्य से, देखो सूर्य से ऊर्जा ले रहा है, ये जैविक घटक है, पेड़ उत्पादक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता है और फिर तृतीयक। प्राथमिक में जैसे खरगोश आया, खरगोश को भेड़िए ने खाया, फिर शेर। और उत्पादक तो हमारे पेड़ पौधे ही हुए। ठीक। अब पारिस्थितिकी क्या होती है? जैविक घटक और अजैविक घटक। जो आपका जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक, इनका अध्ययन जिस भी मतलब उसके अंतर्गत करते हैं उसको ही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इनके बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये 10% का नियम है, इसको लिंडमैन ने दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ते भी हैं हम। तो 10% का जो नियम है लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी, जैसे कोई एक लेवल है, फिर दूसरा लेवल है, फिर तीसरा है लाइन से, तो जब भी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो मतलब क्या है? जब 90% की हानि हो जाएगी तो अगले स्तर तक केवल कितनी ऊर्जा पहुंच पाएगी? केवल 10% ही पहुंच पाएगी। इसीलिए इसको 10% का नियम कहते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्वयंपोषी, जिसे हम लोग स्वपोषी भी को कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही स्वयंपोषी कहलाते हैं और इनको उत्पादक भी कहते हैं। यही होते हैं स्वयंपोषी, जैसे सारे हरे पेड़ पौधे हुए। अब परपोषी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर कहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। इन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे जीव जंतु। अब सहजीवी पढ़ते हैं, क्या होते हैं? जब दोनों जीवों को लाभ हो,
तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है और एक भोजन देता है तो एक सहारा देता है, तो इससे एक दूसरे को लाभ हुआ, इसीलिए इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। भोजन शैवाल देता है और सहारा कौन देता है? कवक देता है। अब वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? लाइकेन। बगुला और जो गैस का संबंध है वो कैसा है? सहजीवी। अब परजीवी क्या होते हैं? जब एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि होती है। देखिए डिफरेंस है परपोषी और परजीवी में, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और परजीवी क्या होते हैं? जब एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो, तो ऐसे संबंध को परजीवी संबंध कहते हैं। जैसे मच्छर हुआ, जू हुई, अमरबेल हुई। अब अपघटक क्या होते हैं? जो जीव एक अवस्था से किसी वस्तु को, जैसे भोजन या अन्य खाद्य सामग्री को, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का प्रयास करते हैं, वही अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, कवक और विषाणु आदि। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं? जो मरे हुए जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन पर आश्रित रहते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे गिद्ध हुआ, चील हुई, बाज हुई। अब फूड चेन हम लोग पढ़ते हैं ना, खाद्य श्रृंखला, देखते हैं वो क्या होती है। जो जीव दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसको? दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसको? जो जीव दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दो तरह से होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, इसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और एक अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला होती है। तो पहले हम लोग चारण खाद्य श्रृंखला देखते कि क्या होती है। जिस श्रृंखला की शुरुआत जीव घास को खाकर कहते हैं, मतलब यहाँ पे शुरुआत में क्या होगी? घास, इसको चारण श्रृंखला कहते हैं। इसमें 3 श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने, फिर सांप ने और फिर मोर ने। घास को खरगोश ने खाया, खरगोश के भेड़िए ने, भेड़िए को शेर ने और शेर को गिद्ध ने। घास को बकरी ने खाया, बकरी को भेड़िए ने, भेड़िए को शेर ने और शेर ने बाज को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। ये देखते हैं क्या होती है। तो जिस श्रृंखला की शुरुआत जीव अपशिष्ट पदार्थों को खाकर करते हैं, उसमें क्या था? घास को खाकर, और इसमें अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे कूड़ा, कूड़े को केचुए ने खाया, केचुए को चूजा ने और चूजे को सांप ने। तो कूड़ा यहाँ पे कैसा? कूड़े से क्या पता चला कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला है। अब देखते हैं पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड शब्द 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इन्होंने ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए इसकी संरचना की थी। जब ऊर्जा बढ़ते घटते क्रम में होगी तो पिरामिड सीधा होगा। बढ़ते से घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे, और जब ऊर्जा घटते से बढ़ते क्रम में होगी, पहले बड़ा फिर छोटा, तो सदैव उल्टा होगा। ठीक, नीचे का लेवल जब बड़ा होगा तो बढ़ते से घटते क्रम में होगी, तो आपका सीधा होगा। अब देखते हैं हम लोग, जब ऊर्जा बढ़ते से घटते क्रम में होगी तो पिरामिड सीधा बनेगा। ऊर्जा कैसी होगी? बढ़ते से घटते क्रम में, और जब घटते से बढ़ते क्रम में होगी तो उल्टा बनेगा। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक, और जैव भार के आधार पर। ऊर्जा, संख्या और जैव भार। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, इसलिए इसका पिरामिड सीधा, सदैव सीधा बनता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो संख्या के आधार पर होता है इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसलिए इसका अलग अलग हमको पढ़ना पड़ेगा। तो संख्या के आधार पर सीधा और उल्टा दोनों पड़ेगा। तो पहले हम लोग घास का पिरामिड देखते हैं। तो घास के पिरामिड में देखिए, संख्या में घास सबसे ज़्यादा और फिर धीरे धीरे सारे जीव संख्या में कम होते जा रहे हैं, अर्थात बढ़ते से घटते क्रम में बन रहा है। अब वन का पिरामिड देखते हैं। चूँकि जंगल में जितने वृक्ष होंगे उन पर रहने वाले पक्षियों की संख्या उस वृक्ष से अधिक होगी, इस कारण पिरामिड घटते से बढ़ते क्रम में होगा। और उल्टा देखिए बन रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग संख्या के ही आधार पर समुद्र का पिरामिड देख रहे हैं। तो ये भी आपका सीधा बनेगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर संख्या में वन कम है तो उल्टा, और भार में जल कम है तो उल्टा। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, बाकी ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब जैव भार के आधार, क्यों हमेशा यही पूछे जाते हैं। अब जैव भार के आधार पर समुद्र का पिरामिड देखते हैं, तो ये आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, जैव भार के आधार पर समुद्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फसलों के प्रकार। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें बोई और काटी जाती हैं, लेकिन कृषि अनुसंधान के अनुसार ये 8 प्रकार की होती हैं। लेकिन हम लोग जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसमें या फिर हमने बचपन में भी 3 प्रकार की फसलें पढ़ी हुई हैं, पर थोड़ा थोड़ा हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मुख्य फसल है। कौन सी? जायद, खरीफ और रबी। बाकी जो अन्य है उनमें बागानी, दलहनी, नगदी, तिलहनी और उद्दीपन। अब हम लोग ये कुछ ट्रिक है याद करने की, कुछ ट्रिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं तीनों प्रकार की फसलें। अब हम लोग की कुछ ट्रिक है याद करने की। तो पहले आप लोग जोकर याद कर लीजिए, JKR। जे से जायद, के से खरीफ और आर से रबी। अब हम लोग सबसे पहले जायद की, फिर खरीफ की और फिर रबी की बोने और काटने का समय देखेंगे। फसलें कौन सी है वो बाद में। तो है मंजुल, जून, आम। माह से मई और जुलाई, जुल से जुलाई। जायद की फसल बोई जाएगी मई में, काटी जाएगी जुलाई में। जून से जून और नवंबर, जून में बोई जाएगी, नवंबर में काटी जाएगी। आम, आ से अक्टूबर, माह से मार्च। अक्टूबर में बोई जाएगी और मार्च में काटी जाएगी। अब जो ट्रिक्स हैं हम लोग याद करने की देखते हैं। जायद की फसलों की सबसे पहले देख रहे हैं, तो उससे आपके बोने और काटने का भी पता चल गया है। अब हम लोग फसलें देखते हैं। ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा से पूरा खीरा, खा से खरबूजा, का से ककड़ी, माँ से मूंग। तो आपकी जायद की फसलों की आपको ट्रिक पता चल गई है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खरीफ की फसलें। कौन सी? खरीफ की फसलें। अरे गाधा बाजा मत बजा। अरे से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, बाजा से बाजरा, माँ से मक्का और ता से तिलहन। बजा को काट देंगे, साइलेंट है। अब हम लोग रबी की फसलें देखते हैं। आज सच में राई में गेम खेला। आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, राई का पूरा राई, गा से गेहूँ, माँ से मटर। अब हम लोगों ने जो पहले फसलें लिखी थी कुछ 3 के अलावा, उसमें देखते हैं कि बागानी फसलें क्या होती हैं। इसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधियाँ, चाय, कॉफ़ी ये सब आते हैं। दलहनी फसलें क्या होती हैं? अरहर, मूंग, मटर की दाल, मसूर, उड़द, चने की दाल। नगदी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो लाभ प्राप्त करने के लिए बोई जाती हैं। ऐसी फसलों को काट कर तुरंत बेच दिया जाता है। जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू, पिपरमिंट। ठीक, अब हम लोग तिलहनी फसलों को देखते हैं। सूरजमुखी, नारियल, जैतून, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों और अलसी। उद्दीपन फसलें कौन सी होती हैं? अफीम,
चरस, गांजा, भांग, तंबाकू, ताड़ आदि नशीली फसलें, ये उद्दीपन फसलें होती हैं। अब कृषि को देखते हैं कि कृषि क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ भारत की 50% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। जो भारतीय कृषि है वो सर्वाधिक किस पर निर्भर करती है? मानसून पर और फिर सिंचाई पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे अधिक नलकूपों से और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाबों से की जाती है। अब कृषि विधियाँ देखते हैं। ओलेरी कल्चर को क्या कहते हैं? सब्जी को ओलेरी कल्चर, फल की पोमो कल्चर, जैतून ओलिवियो कल्चर, झाड़ियों का सिल्वी कल्चर, रेशम सेरी कल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, केंचुआ वर्मी कल्चर, अंगूर विटीकल्चर, बागवानी हार्टिकल्चर, मछली पीसीकल्चर और फूल की खेती को फ्लोरीकल्चर। अब कुछ क्रांति हैं, उनसे फसल या सब्जी जो भी संबंधित है वो देखते हैं। लाल क्रांति से टमाटर और मांस, गुलाबी से झींगा और प्याज, हरित से खाद्यान्न, नीली से मत्स्य, भूरी से उर्वरक, खाकी से चमड़ा, धूसर या ग्रे से सीमेंट, काली से कोयला, अमृत से 2 नदी जोड़ो परियोजना, कृष्ण से बायोडीजल, पीली से तिलहन, रजत से अंडा, सुनहरी से फल, श्वेत से दुग्ध उत्पादन और गोल क्रांति से आलू। इंद्रधनुष क्रांति है सारी क्रांतियों की देखरेख के लिए, जितनी उपरोक्त लिखवाई गई हैं उन सब की देखरेख के लिए। और मूक क्रांति है मोटे अनाज के लिए। अब सोपान कृषि क्या होती है? जिन इलाकों में समतल भूमि का अभाव होता है, जहाँ पर समतल भूमि नहीं होता, सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं, उसे ही सोपान कृषि कहते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश। जैविक खेती करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? 2016 में सिक्किम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि झूमिंग किसी स्थानांतरित कृषि भी उसे बोलते हैं। काटो और जलाओ कृषि किसको कहते हैं? ठीक, इसके 3 नाम है, झूमिंग, स्थानांतरित और काटो और जलाओ। जो झूमिंग कृषि है वो क्या है? तो किसी एक निश्चित स्थान पर किसान फसल के तैयार हो जाने के बाद उसे काट लेते हैं और शेष बचे कड़ों में आग लगा दी जाती है और फिर उसी स्थान को 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही प्रक्रिया किसान दूसरे स्थान पर भी अपनाते हैं और यह कृषि विधि ही झूमिंग कृषि कहलाती है। यह कहाँ कहाँ होती है? मेघालय में, नागालैंड में, मिज़ोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और भी कुछ जगह होती हैं, लेकिन ये हमारी मेन जगह हैं। अब कुछ नोट हैं, नोट पॉइंट, उनको देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन थे, जिन्होंने पंजाब, यूपी, हरियाणा राज्यों में 3 फसलों की वृद्धि पर, गेहूं, चावल और मक्का पर ध्यान दिया, लेकिन अंत में केवल गेहूं की फसल में ही वृद्धि हुई। अब सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश है और प्रति हेक्टेयर या क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है और तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। कहाँ पे नहीं की जाती है? तमिलनाडु राज्य में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो चावल को अगर हम बार बार धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? B1, जिसका नाम क्या है? रासायनिक नाम थायमीन। सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, उसको खाने से सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? उससे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है। ब्राउन राइस में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन कौन कौन करता है? कर्नाटक राज्य में किया जाता है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन और तंबाकू में निकोटीन
की मात्रा पाई जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदानों को फेज़ंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो भी कॉफ़ी के मैदान हैं उनको क्या कहा जाएगा? फेज़ंडा। कॉफ़ी 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इन्होंने अमेरिका में इस क्रांति की शुरुआत करी और जो हमारा भारत में है वो स्वामीनाथन को। अब इसके बाद हम लोग भारत में कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र हैं प्रमुख, उनको देखेंगे। अब हम लोग ये अनुसंधान केंद्र देखते हैं। जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है कानपुर में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान बीकानेर में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में, सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस, नारियल केरल, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, अंगूर अनुसंधान केंद्र नासिक। नेक्स्ट, अमरूद अनुसंधान केंद्र प्रयागराज, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला, बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा यूपी, पशुचारा अनुसंधान केंद्र झांसी। अब कुछ नोट पॉइंट है वो देखते हैं कि जो श्वेत क्रांति की शुरुआत है ऑपरेशन फ्लड, इसको किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1970 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। इसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं और गुलाबी के दुर्गेश पटेल और नीली के हीरालाल चौधरी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिले ऋषि क्या होती है। रिले ऋषि क्या होती है? तो जब एक फसल तैयार कर ली जाती है और इसी बीच दूसरी फसल लगा दी जाती है तो इस कृषि वृद्धि को रिले ऋषि कृषि कहा जाता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। ये नाइट्रोजनीकरण की पूर्ति करता है। किसकी करता है? नाइट्रोजनीकरण की पूर्ति करता है। जो कर्नाटक राज्य है उसमें सुपारी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आंध्र प्रदेश राज्य को अंडों की टोकरी कहा जाता है। किसको अंडों की टोकरी कहते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य को। सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि जो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया है इसको क्यूरिंग कहते हैं। अगर इन पत्तियों को न सुखाया जाए तो पत्तियां नशीली नहीं होंगी। भारत में सर्वप्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना है उत्तराखंड में हुई, पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत इसका नाम है कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई। अब गुलाब की पत्तियों से जो इत्र निकालने की विधि है किसने दी है? अस्मत बेगम ने। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? क्यूबा को। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को। अब जो आम, केला, चीकू, खट्टे फल, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत का विश्व में पहला स्थान है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से है। और भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। अब स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली चीनी मिल वर्ष 1903 ईस्वी में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई। मेरीकल्चर किसको कहते हैं? समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। और मोरीकल्चर रेशम कीट की हेतु शहतूत की जो कृषि है उसके लिए है। हॉर्टिकल्चर क्या है? घोड़े और जो खच्चर हैं उनके पालन के लिए है। अब जो दलहनी फसलें हैं
में जो वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। किन फसलों में? दलहनी फसलों में। और इनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम ना। यूपी राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं, तो भारत का शक्कर का प्याला यूपी है। और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा है। भारतीय कृषि या हरित क्रांति की जन्म स्थली किसको कहते हैं? पंतनगर, जो कहाँ है? उत्तराखंड।